बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप 89 न्यूज़ देख रहे हैं। बात करेंगे जी ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से 2 रोज़ पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया गया ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है ना कितनी अहम है। हुकूमत के साथ ब्यूरोक्रेसी का किसी भी तरह का कोई भी क्लैश हो जाए तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख रही है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के बारे में इतना बड़ा बयान कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें बना चुकी है, शहरियत लेने के लिए पर तोल रही है। इस सारे मामले में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, सारी चीजों पे बात करेंगे। राजा असद हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफी हैं और आजकल पुर्तगाल में ही मौजूद हैं। वहां पर इनकी सहाफियों से मुलाकातें भी हो रही हैं। इन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं। राजा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है उसके हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या एनालिसिस देंगे आप उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ख्वाजा साहब का बयान मैंने भी सुना है और काफी लोगों से डिस्कस भी हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ भी मेरी काफी सीनियर साथी से मुलाकात भी हुई है, उनसे बात भी की है, इस बारे में पूछा भी है। लेकिन जिस तरह वो बता रहे हैं कि जाके पहले जायदाद खरीदी जा रही है, उसके बाद वो नेशनलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। देखिए, एक तो है कि कोई बंदा भी हो, उसको हक हासिल है, वो कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपनी कोई चीज खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ता है। जब तक आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, अपनी चीजें मैनेज नहीं करते, यहाँ पे टैक्स नेटवर्क में शामिल नहीं होते, तब तक आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो ख्वाजा साहब इतनी मासूक से बात कर रहे हैं, तो ख्वाजा साहब के लिए बड़ा इजी है, वो सीनियर मिनिस्टर भी हैं और हुकूमत में भी हैं, तो वो इनकी हुकूमत से डाटा शेयर भी कर सकते हैं। राजा साहब, अभी तक भी ख्वाजा आसिफ की जानिब से किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। आपको लगता है कि पसे पर्दा हो सकता है उनके पास सारी की सारी मालूमात मौजूद हो, लेकिन वो वक्त आने का इंतजार कर रहे हो? बस वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कि सबके लिए वो इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे कि उनके अपने भी लोग उसमें शामिल होंगे। अगर किसी ने लिया होगा, उनके पास अगर लिस्ट मौजूद है, तो उसमें हुकूमती लोग भी मौजूद होंगे, बाकी लोग भी मौजूद होंगे। देखिए, ये तो तयन करना बात की बात है ना कि किसके पास किस तरह का पैसा है। ये तो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की बात है, जो यहाँ पे अपार्टमेंट लेने की बात है, जो मार्केट लेने की बात है, या कोई कारोबार करने की है, तो वो हर बंदे का एक राइट है, वो कर सकता है। कहीं भी अगर उसके पास राइट्स है, उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं जाना चाह रहा है तो वो कर सकता है। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं, पहले चीजें खरीदी जा रही है, पैसा यहाँ पे लाना, उसके बाद से ट्रांसफर करना, ये टोटल यहाँ पे लीगलाइजेशन है। सारा पैसा बैंक के थ्रू आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। कोई यहाँ पे कैश पे चीजें नहीं दी जाती। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो आप लोग इस तरह गैर कानूनी तौर पे कोई चीज खरीद नहीं सकते। आप किसी के नाम आपको करवाना पड़ता है। अगर बैंक रिलीज करवाते हैं, उसके लिए आपको अकाउंट करना पड़ता है। फिर टैक्स में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जब तक आप टैक्स नेटवर्क में नहीं आएंगे, आप कोई भी चीज यहाँ पे खरीद नहीं सकते। यूरोप में ऐसा ही है। जो मैंने कल से ये 2 दिनों में बड़ी इंफॉर्मेशन ली है, इसके बारे में पूछा, लोगों से मुलाकातें भी की हैं, तो वो यही बता रहे थे इसका प्रॉपर एक प्रोसेस है। प्रॉपर प्रोसेस के तहत ही कोई चीज ली जा सकती है, तभी नाम होती है। इसमें ये नहीं होता कि जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है कि कोई चीज ले ली, जबानी बात कर ली, लेके उसको किसी तीसरे चौथे बंदे के नाम रखवा लिया और खुद आप उसके ओनर बन के बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक एक चीज, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे गैस का मीटर हो, कोई किसी चीज की भी चीजें हैं, वो सारी उसी ओनर के नाम होती हैं जो डायरेक्ट उसका ओनर होता है। ठीक, राजा साहब, ये तो हो गई यूरोप की बात, ये तो हो गई उस इलाके की बात कि वहां पर कानून बहुत सख्त है, आपको तमाम चीजें फराहम करनी पड़ती हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं किसी भी तरह की जायदाद की। पाकिस्तान के हालात आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और स्पेशली हम अगर सरकारी मुलाजमीन की बात करें, उनकी जितनी तनख्वाहें होती हैं, या फिर इतना पैसा जमा कैसे हो सकता है। अगर सरकारी मुलाजिम है तो वो तो अपना कारोबार भी नहीं कर सकता, या उस तरह से कंपनीज अपने नाम नहीं रख सकता। पाकिस्तान का कानून तो बहुत सारी चीजों पे पाबंदी आयद करता है, दोहरी शहरियत पे भी पाबंदी आयद करता है। फिर ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन होता है? देखिए, एक बात तो है कि हमारा ये कानून कमजोर है ना, जो चीजें मैनेज हो रही हैं। अगर किसी की तनख्वाह कम है, ये पैसे उसके पास ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके दूसरे मुल्क वालों ने या किसी दूसरे कंट्री वालों ने ये बात नहीं देखनी, ना जाके बताने कि भाई ये कहाँ से लेके आ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये तो आपने तय करना है, जिनके अंदर देखिए पिछले 40 साल के यही लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में।
तो इन्होंने देखा, इन्होंने कानून बनाना है ना, अगर मुल्क का एक अहम मिनिस्टर बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ वजीर दफा कोई वसूख से बात कर रहा है, तो उसको खुद भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं पिछले 40 सालों में। इसके ऊपर भी काम तो नहीं की हुकूमत ने करना है, उन्हीं के इदारों ने करना है और उन्हीं ने ही करवाना है, ठीक है। बिल्कुल। तो पैसा कैसे आ रहा है बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, चीजें लोग कैसे रही है, वो सोचने वाली बात ये कि ये देखें कि लोग भाग क्यों रहे हैं, किस वजह से भाग रहे हैं। ठीक है राजा साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल, आप आजकल पुर्तगाल में ही मौजूद हैं। पहले हमने दुबई का स्कैंडल सुना कि दुबई में जो है वो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं या बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने जायदादें बनाई हैं, बिजनेस टाइकून्स ने जायदादें बनाई हैं। पुर्तगाल क्यों? आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पे कौन सी ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं कि ब्यूरोक्रेट ने पुर्तगाल को क्यों चुना है? असल पुर्तगाल जो है ना यूरोप में एक वाहिद ऐसा मुल्क था जहाँ पे आपको इजी इमिग्रेशन हो जाती थी आपकी, लेकिन 2024 जून में के बाद पुर्तगाल ने भी इमिग्रेशन बंद कर दी, यहाँ पे टोटल बैन है, अब यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होती। पहले ये होता है कि देखिए यहाँ पे कोई राइट्स होते हैं इंसानियत के लिए कि कोई बंदा चाहे इलीगल आए कैसे भी आए उसे वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं यूरोप वाले, ये इनका आइन है, ठीक है। उसके मुताबिक वो लोगों को जो है ना डिपोर्ट नहीं करते, रखते हैं यहाँ पे, उसको सहूलत देते हैं कि आप यहाँ पे काम करने के बाद टैक्स लेते हैं, उसके बराबर एक तरीकाकार होता था, उसमें फाइल लाख होती थी और 1 साल बाद या कुछ अरसे बाद उनको वो पेपर जारी करते थे, जिस तरह स्पेन में भी 2 साल का टाइम है, इटली में भी है। तो इस तरह इमिग्रेशन वालों को, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अगर वो लोगों को इमिग्रेंट्स यहाँ पे लेके आते हैं तो उनसे वो टैक्स नेटवर्क में उनको शामिल करते हैं, वो टैक्स लेते हैं, उनको तो मकसद है उनका टैक्स लेना, अपनी माशत को बरकरार रखना, अपनी माशत, अपने मुल्क को फायदा देना, ठीक है। तो लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं और तकरीबन काम सबसे लोएस्ट टैक्स जो है ना यूरोप में सबसे ज्यादा जो पुर्तगाल की तरफ लोग आते हैं, वो इसकी वजह ये है कि उसका जो महाना टैक्स है वो बहुत कम है, ठीक। यहाँ पे मिनिमम जो है वो टैक्स 300 रुपए है, 300 यूरो, चाहे वो लेबर वाला बंदा उसने भी 300 पे करना है, ठीक। फिक्स तो टैक्स है जो फ्रांस है, जी फिक्स टैक्स है, नहीं फिक्स टैक्स है, फिक्स नहीं, सैलरी के हिसाब से, बेसिक सैलरी यहाँ पे है, लेकिन मिनिमम है उसको, यानी सैलरी के हिसाब से भी बहुत कम टैक्सेस लगाए जाते हैं, कम टैक्सेस जब 300 यूरो पर मंथ है, लेकिन उस टैक्स में टैक्स जब वो देते हैं आप लोग प्रॉपर जब दे रहे हैं तो उनको टैक्स के बदले आपको सहूलियात भी बड़ी मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें के स्पेन में भी टैक्स है और फ्रांस सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा है, इटली टैक्स ले रहा है, जर्मनी टैक्स ले रहा है, लेकिन पुर्तगाल की वजह यह है कि पुर्तगाल का टैक्स नेटवर्क में जो है बहुत ज्यादा सहूलत दी गई है, वो मिनिमम टैक्स उसमें शामिल किया गया कि आप इतना टैक्स दे के यहाँ पे काम कर सकते हैं और उनको मुसलसल वो टैक्स देना पड़ता है, ठीक, और उनको शो करना पड़ता है कि आप फलान जगह जॉब कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी लगता है, हर चीज प्रॉपर यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है। हाँ, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया, लेकिन अब तो 2024 के बाद जून के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद हुई है, कोई किसी किस्म की यहाँ पे फाइल लॉक नहीं हो रही। राजा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमारी हरकतों का पता चल गया है, दुबई ने हम पे सख्तियां कर दी, अमेरिका पहले से ही हम पे बहुत ज्यादा सख्तियां कर रहा है, मुझे लग रहा है उनको भी पता चल गया है कि भाई बहुत लोग जो है पाकिस्तानी इधर का रुख कर रहे हैं, 2024 में उन्होंने सख्तियां करना, पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको इंडियन यहाँ पे मौजूद है, श्रीलंकन, बंगाली यहाँ पे मौजूद है, नेपाल के लोग मौजूद है, हर जगह पे हर कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ देखते हैं कि हम लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, बदनाम हो चुके हैं सर पूरी दुनिया में हम लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अगर हम अपने हमारे इससे भी लोग आते हैं, वहां से बेचारे तंग आते हैं, वहां से भाग के आते हैं, फिर कोई डंकी लगा के आते हैं, कुछ अपना बेच के अपनी जमीनें अपनी जायदादें आते हैं, अगर वो अपना सब कुछ बेच कर यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक इनको तो खुशी होनी चाहिए कि यहाँ से लोग पैसा कमा के अपने पाकिस्तान में भेजे हैं, और तकरीबन पाकिस्तान तकरीबन ओवरसीज के सर के ऊपर खड़ा है, जहाँ पे वो यहाँ पे इतने महाना पैसे भेजते हैं कि उनका वो जो हमारा जो खसारा है वो दूर हो रहा है। चलो सारे ओवरसीज बन जाएंगे तो फिर हमारा क्या, पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का ये बनेगा कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में नरमी पैदा करे, जिस तरह मार धाड़ शुरू हुई है, अगर वो ऐसे रहेगी तो लोग भाग जाएंगे, फिर आप लोग भी एक दिन भागने में मजबूर हो जाएंगे। देखिए मैं लास्ट अभी कुछ वीक्स में तकरीबन बहुत सारे लोगों को मिला हूँ तो जो वहाँ पे अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के, कोई रिजाइन करके, कोई सरकारी नौकरी छोड़ के तो यहाँ भी आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उनको अच्छे की उम्मीद है, यहाँ पर उनको इंसाफ की उम्मीद है, यहाँ पे कोई गैर कानूनी
तरीके से काम नहीं किया जाता, कोई इलीगल नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको सेफ्टी है यहाँ पे, सिक्योरिटी आपको ऑफ तहफ़्फ़ुज़ लाइफ मिलता है, है। बिल्कुल। अगर देखिए आप इलीगल भी आते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी उठ के, सबसे पहले आपको वो हेल्थ कार्ड जारी करते हैं कोई भी कंट्री में, यूरोपियन बुनियादी का, ठीक है? जरूरत है अगर ना सबसे इलीगल पहले। बिल्कुल, अगर आपके पेपर नहीं भी है तो फिर भी आप रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद आपको सबसे पहला स्टेप वो होता है कि आपको हेल्थ कार्ड दिया जाता है, ताकि सबसे पहले वो आपकी सेहत के बारे में सोचते हैं। अच्छा राजा साहब, बाकी काम आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आपके अपने भी जराए मौजूद होंगे मुख्तलिफ इदारों में, चाहे मैं नैब की बात करूं या फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बात करूं, आपके जराए क्या बता रहे हैं? कोई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आए हैं, या फिर अगर नाम नहीं सामने आए तो कुछ इदारे के, इन इदारों के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं? देखिए अभी तो ये हवा में सारा कुछ है, ठीक। एक उन्होंने ना हवा में तीर छोड़ा है, उसे कोई पता नहीं कि वो कहाँ जाके गिरेगा अभी, ठीक है? आपको लगता है कि ख्वाजा साहब ने इतने सीनियर सियासतदान है और उन्होंने जस्ट हवा में तीर फेंक दिया है कि कहीं तो लगेगा जाके? ख्वाजा साहब आपको पता है गाय बगाए वो कोई ना कोई तीर छोड़ते रहते हैं, लेकिन वो जो भी तीर छोड़ते हैं उनका हवा में रहता है, कभी पहुंचा नहीं किसी जगह पे आज तक। सही। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने अपने आप को सेव करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, जो भी है जिस तरह भी है, इसको मंजर पे आना चाहिए बोले, या तो फैक्ट एंड फिगर के साथ वो अपना सारी डिटेल सेंड करें। बुज़दार साहब के करीबी साथी का भी हवाला दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं बता रहे। देखिए पता मसला क्या है, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने इंसाफ शुरू करना है, आपने कोई भी चीज शुरू करनी, पहले अपने दाएं बाएं आए शान से शुरू करें। बुज़दार साहब थे, वो बात की बात है, ठीक है? जब इनके बंदे अपने बंदों से शुरू करेंगे, बुज़दार साहब तक छोड़ के जहाँ मर्जी जाए। अगर उनका भी कोई करीबी होगा ना, बुज़दार साहब का नाम, खाली वो बुज़दार साहब का रिश्तेदार तो नहीं होगा, शायद वो ख्वाजा साहब के दिल के करीब हो। ठीक, ताने बाने तो जुड़ते हैं सबके, बिल्कुल जुड़ते हैं। अगर साफी हैं आप और हम लोग हैं तो हम भी आपस में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से बिल्कुल लिंक्स निकल आते हैं। नहीं ऐसे तो इनके भी लिंक्स होंगे सारे आपस में, तो वो या तो खोल के लिस्ट जारी करें, अगर उनके पास इतने सोर्स की बात वो कर रहे हैं तो वो सुबह जाके जमा करवाएंगे, ये अदारे को दें, जाके अपने अदारों को देंगे, ये जी इनकी इंक्वायरी करें, इनको चेक करें, बैलेंस चेक करें, इनका बैलेंस चेक करें। अब ये तो नहीं उनका अपना बंदा पकड़ा गया तो उन्हें सारे कीचड़ डाल दिए पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, तो 70 साल का मलबा तो नहीं उठा के फेंक सकते हम किसी एक के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा असद, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और राजा असद हमें बता रहे थे जी कि ख्वाजा साहब ने जो है वो एक हवा में तीर तो चला दिया, लेकिन ये तीर लगेगा कहाँ जाकर इसका अभी तक किसी को भी पता नहीं है। मफरूज़े बहुत सारे घड़े जा रहे हैं, कहानियां बहुत सारी सामने आ रही हैं, लेकिन नाम कौन से हैं, इदारे कौन से हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो चुके हैं, अभी भी हाजिर सर्विस मौजूद हैं, ये गवर्नमेंट के साथ हैं या फिर मौजूदा गवर्नमेंट के साथ है, अभी तक किसी तरह की किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।